यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 1 साल पूरे हो चुके हैं। दुनिया इस इंतजार में है कि ये जंग थमे और यूक्रेन में लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। रूस अपने रुख पर कायम है तो यूक्रेन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के तमाम नागरिकों ने शांति की कमान संभाली है। हरिद्वार में रूस के लोग पहुंचे हैं और ये लोग मां गंगा से शांति की कामना कर रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन का एक दिल तिरुपति भी पहुंचा और दुआ कर रहा है कि युद्ध अब थम जाए। कोशिशें इंटरनेशनल स्तर पर भी लगातार हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि रूस को अलग थलग करके ये बताया जा सके कि दुनिया युद्ध के विरुद्ध है और दुनिया युद्ध नहीं चाहती। फिलहाल 6 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ युद्ध थमने की दुआ है तो दूसरी ओर अपनी अपनी अकड़ पर कायम रहने की जिद है। लेकिन ये वक्त उन आवाजों को सुनने का है जो शांति के लिए दुआएं मांग रही है और उम्मीद कर रही है कि ये युद्ध जल्द से जल्द थम जाए। मोक्ष की नगरी हरिद्वार में कल बहती निर्मल गंगा और उसके पावन तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तर्पण पूजन करती रूस से आई आस्थावान मंडली। रूस यूक्रेन युद्ध की पहली बरसी के मौके पर मां गंगा से शांति और सौहार्द की आस लिए 24 रूसियों का ये ग्रुप हरिद्वार पहुंचा है। युद्ध रोकने के सारे वैश्विक प्रयास विफल होने के बाद रूस की इस आस्थावान मंडली को मां गंगा के पतित पावन आंचन में उम्मीद की आखिरी किरण दिखाई दे रही है। इस मंडली में इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग हैं और इन लोगों को शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा की अलौकिक, आध्यात्मिक, असीम महिमा का बखूबी इल्हाम है। तभी तो गंगा तट पर दोनों हाथ जोड़कर ये शांति और प्रेम की कामना कर रहे हैं। My name is Tanya. I'm from Russia, Novosibirsk, Sibir. Yeah. I very like puja, yagya for peace, for people all together, for love. I'm happy. My people happy. We want only peace and love. शांति और प्रेम की कामना के साथ रूस से हरिद्वार आई इस मंडली ने हरिद्वार में पूरे 9 दिन तक वैदिक रीति रिवाज के साथ यज्ञ अनुष्ठान किया। रूसी मंडली में 20 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। इन लोगों के मन में सनातन धर्म और उसके आराध्य प्रतीकों के प्रति अगाध आस्था है। सनातन की शरण में आने के पीछे इनकी दलील ये है कि ये धर्म तर्क की कसौटी पर भले ही खरा न उतरे, लेकिन परिणाम के मामले में अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय है। तभी तो युद्ध रोकने की कामना लेकर ये अपने मुल्क से 5000 किलोमीटर दूर मां गंगा की शरण में आए हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने दिमाग में आया कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। उसको यज्ञ करके उनको जो कब से कब तक ये यज्ञ चला? 9 दिन तक यज्ञ समझ लो। सनातन धर्म के पावन ग्रंथों में मां गंगा की अतीम महिमा गाई गई है। मान्यता है कि सच्चे और पवित्र मन से गंगा जल हाथ में लेकर जो भी संकल्प किया जाए वो पूरा हो जाता है। मान्यता ये भी है कि गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और इंसान आवागमन के अभिशाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हिंदुस्तान के तर्क बुद्धिजीवी इस सच से बेशक ना इत्तेफाक रख सकते हैं। रूसी मंडली को इसमें जरा भी संदेह नहीं। तभी तो युद्ध रोकने के वैश्विक प्रयासों से नाउम्मीद होकर इन्होंने मां गंगा से इसकी अर्जी लगाई है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। अब आगे बढ़ते हैं, बात देवभूमि उत्तराखंड की कर लेते हैं। देखिए, जल्दी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जहां श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा सुविधाएं अब मिलने वाली है। देखिए, इस बीच धामी सरकार ने तीर्थ यात्रियों को एक और शुभ सौगात दे दी है। यमुनोत्री धाम में रोपवे बनाया जाएगा। इससे वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहद आसानी होगी, क्योंकि उनको 5 किलोमीटर की यात्रा अब पैदल नहीं करनी होगी। ये रोपवे खरसाली से यमुनोत्री को जोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बाबा केदार का धाम भी भक्तों के स्वागत के लिए सजने लगा है। बिल्कुल सरगम, हालांकि अभी यहां पर पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है जो भारी बर्फबारी की वजह से दबा हुआ है। जल्द ही ये शिवधाम श्रद्धालुओं से गुलजार होगा।
वहीं चलिए, इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, यानी कि 25 तारीख से यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो जाएगा। वैसे इन दिनों केदारनाथ धाम सफेद चादर से ढका हुआ है। चारों तरफ कुदरत की बिछाई सफेद चादर है। वादियां कई फीट मोटी बर्फ से लदी हुई हैं। लेकिन अब केदारनाथ धाम में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बर्फ के टीलों को काटकर पैदल यात्रियों के लिए मार्ग तैयार किया जा रहा है। यहां मंदिर से लेकर लिंचोली तक 7 किलोमीटर तक पैदल मार्ग में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मतलब मार्ग कहां है ये पता लगाना ही मुश्किल है। और देखिए, वहां से जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से होकर गुजरना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और 25 मजदूर केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के काम लगे हुए हैं। ये सभी घुटनों तक जमी बर्फ में औजारों के जरिए तेजी से बर्फ को किनारे लगा रहे हैं। ये इन मजदूरों की मेहनत का ही नतीजा है कि बर्फ हटाने के बाद पैदल मार्ग अब दिखने लगा है। यानी आने वाले दिनों में इस रास्ते से पूरी तरह से बर्फ को हटा दिया जाएगा ताकि लोगों को आसानी हो सके। वहीं केदारनाथ धाम में अभी भी काफी ठंड है और बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन वहां यात्रियों की सुविधा के लिए विकास के काम लगातार जारी हैं। प्रशासन की कोशिश है कि तय वक्त पर यात्रा से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएं, जिनमें सबसे बड़ा और पहला काम पैदल यात्रा मार्ग को तैयार करना है। इसके अलावा टूटे हुए रास्तों की मरम्मत भी की जाए। केदारनाथ धाम के ट्रैक रूट पर जो बर्फ है अभी उसको हटाने का कार्य हमारा प्रारंभ हो गया है और अभी 25 श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में उसकी संख्या को बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि 5 दिन के भीतर हमारा जो पूरा मार्ग है वो खुल जाएगा। देखिए, इस बार चार धाम यात्रा कई मायनों में खास होने वाली है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगली बार श्रद्धालुओं के चार धाम आने के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में बद्रीनाथ और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। तो चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या है अब तक चार धाम यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स। तो यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शुभ समाचार ये है कि इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। बिल्कुल, केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल जाएंगे तो बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। पैदल मार्ग पर यात्रियों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी होगी। बिल्कुल, और यात्रियों के आराम के लिए शेड भी बनाए जाएंगे अलग अलग जगह पर। इस बीच चार धाम रूट की सड़कें, इन पर मरम्मत का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। वहीं ऐप के जरिए सड़कों की निगरानी भी की जाएगी ताकि सड़क टूटने पर तुरंत उसकी मरम्मत की जा सके। बिल्कुल, भीड़ कंट्रोल करने के लिए भी टोकन की व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। प्रशासन की कोशिश यही है कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तो एक तरफ चार धाम यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, तो ध्यान अब भविष्य पर भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं के लिए यमुनोत्री यात्रा को भी आसान बनाने की तैयारी है। इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है, चलिए ये भी अब आपको बता देते हैं। बिल्कुल, दरअसल सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम का आना जाना वहां से आसान हो जाए। इसी के चलते अब रोपवे के जरिए खरसाली से यमुनोत्री धाम को जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, और ये मुश्किल यात्रा अभी 5 किलोमीटर की होती है, जिसे पैदल चलकर तय करना होता है। अगर रोपवे बन जाएगा तो रोपवे बनने के बाद इस रास्ते पर श्रद्धालुओं को अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि रोपवे से खरसाली से यमुनोत्री केवल 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अभी ये दूरी तय करने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है और कभी कभी इससे ज्यादा वक्त भी लग जाता है। बिल्कुल, और रोपवे को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे एक बार में 500 लोग यमुनोत्री आसानी से पहुंच जाएं। इस रोपवे को पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए करार भी किया जा चुका है। देखिए, रोपवे के अलावा इस मार्ग पर श्रद्धालुओं को रेस्टोरेंट और आवासीय सुविधाएं जो है ये तमाम फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला। बिल्कुल, इस वक्त जश्न बर्फ मना रहा है। इस उत्सव में देश विदेश से आए सैलानी जुटे हैं। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के चेहरे खुले हैं, खिल गए हैं और इस मौके पे यहाँ के लोग अपनी कला, शिल्प और हुनर से भी सैलानियों को रूबरू करवा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी की फिजा खुशगवार होती जा रही है। कुदरत की बेहिसाब बख्शीशों से बनी इन वादियों में अब बम बारूद की डरावनी मनहूसियत की जगह
उत्सव उल्लास का रंग दिखाई दे रहा है। बारामूला के राफियाबाद में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित स्नो फेस्टिवल में लोगों का उत्साह इस बात की गवाही दे रहा है। मुंड दजी स्नो फेस्टिवल के नाम से मशहूर इस कार्निवल में स्थानीय कलाकार हसीन वादियों में जमी बर्फ की मोटी परत को अपने अनूठे हुनर से तरह तरह की आकृतियों का रूप दे रहे हैं। बर्फ से बनी इस गुफा को देखिए, देखने से लगता ही नहीं कि ये कुछ देर की मेहनत का नतीजा है। बर्फ का ये टनल सैलानियों का सेल्फी पॉइंट बन गया है। अब जरा कलाकार के इस शिल्प को महसूस करने की कोशिश करिए। इसने तो बर्फ की रॉयल मर्सिडीज कार ही बना दी है। रियल लुक देने के लिए कंपनी का लोगो भी लगा दिया है। यहाँ आने वाले सैलानी बर्फ की इस कार में घुसकर फोटो खिंचवाने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अब जरा बर्फ से बने इस घरौंदे को देखिए। घरौंदे में रौनक बिखेरने के लिए लाल और हरे रंग का इस्तेमाल कर बाकायदा इसका रंग रोगन भी कर दिया गया है। दरअसल घाटी की फिजा बदली है तो 3 दशक तक गुमनामी और मनहूसियत के साए में रहने वाले कलाकारों का हुनर भी निखरने लगा है। इसीलिए सरकार और प्रशासन को कोसने वाले अब नदारद हैं, कृतज्ञता प्रकट करने वाले मुखर हैं। ये हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मोहतरमा डॉक्टर सैरिश असगर साहिबा की, जो यहाँ उन्होंने तशरीफ लाई। तो ये हमारी एक देरीना मांग है गवर्नमेंट से, तो आज हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मुंड दजी स्नो फेस्टिवल में खुशियों के बेशुमार रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं कोई बेहतरीन हस्तशिल्प की दुकान सजाए बैठा है तो कोई घाटी में पाई जाने वाली रोग निवारक जीवन रक्षक जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी दिखा रहा है। इतनी हसीन वादी में जब ज्ञान, कला और शिल्प के इतने बेशुमार रंग होंगे तो सैलानी यहाँ आने से खुद को कैसे रोक पाएंगे। इस स्नो फेस्टिवल में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है, जो यहाँ स्नो फेस्टिवल का आज पहली बार इनेकाद हुआ है। इसमें यूथ सर्विस सपोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है, इसने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हमने तीन इवेंट्स जो है इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं। स्नो फेस्टिवल में कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया है। बर्फीली वादी में वॉलीबॉल का कोर्ट तैयार किया गया है, जहां इसके खिलाड़ी जमकर अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की नुमाइश कर रहे हैं। भारत में काफी लोकप्रिय हो चुके क्रिकेट का मैदान भी तैयार है, जहां पूरी गंभीरता से T20 प्रतियोगिता चल रही है। बर्फ की सतह पर मैट बिछाकर शानदार पिच तैयार किया गया है। शासन की नीयत ठीक हो तो हालात में इसी तरह क्रांतिकारी बदलाव आ जाते हैं। ये वही कश्मीर है जहां 5 साल पहले तक आतंक का भयानक साया मंडराता था। अब आतंक की जगह उमंग, उल्लास, उत्साह का खजाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप भी छुट्टियों की प्लानिंग करने वाले हैं, कहीं घूमने का मन बना रहे हैं, तो सिलीगुड़ी से आई खबर आपके लिए है, जहां फ्लोटिंग होम स्टे की व्यवस्था की गई है। यानी एक ऐसा ठिकाना जो पानी के ऊपर रहेगा, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी काफी उत्साहित हैं। अगर इरादा फौलादी हो तो कोई बाधा उसकी राह का कांटा नहीं बन सकती। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से नामुमकिन से दिखने वाली मंजिल को भी हासिल किया जा सकता है। प्रकृति और सौंदर्य के बीच जीने की चाह रखने वालों का फ्लोटिंग होम स्टे में स्वागत है, जिसे इस तालाब में बसाया गया है। फ्लोटिंग होम स्टे में बैठने से लेकर सोने तक का खास इंतजाम है। अगर आप आपाधापी और तनावग्रस्त जिंदगी से दूर सुकून के 2 पल बिताना चाहते हैं तो पानी में तैरते इस फ्लोटिंग होम स्टे से बढ़िया दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। 1 बेडरूम फ्लैट की सुविधाओं से लैस इस तैरते घर को भी बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। सुरक्षा की सभी मानकों का ध्यान रखते हुए इस तैरते घर को मजबूती प्रदान की गई, ताकि सैलानी दिन में लहरों का राजहंस बनकर लुत्फ उठाने के बाद रात में चैन की नींद सो सके। सुबह की पहली किरण जब तालाब के पानी को छूकर फ्लोटिंग होम स्टे की खिड़कियों में झांकती है तो इस घर का कोना कोना सुनहरी छटा से दमक उठता है। इस फ्लोटिंग होम स्टे को तैयार करने की खुशी सिलीगुड़ी के रहने वाले रुपेश कुमार मलिक के चेहरे पर साफ दिख रही है। विलेज में एक सबसे यूनिक फ्लोटिंग होम स्टे है, स्टे करने के लिए
शायद ये आप लोग कहीं स्टे किया नहीं होगा या कोई देखा भी नहीं, आप यहाँ पर आके स्टे कर ही सकते हैं। सबसे अलग यूनिक है। अब जरा इस तैरते घर की बनावट पर नजर डालिए, जिसे तैयार करने के लिए रुपेश ने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि YouTube पर अपलोड एक वीडियो की मदद से इसे बनाया है। काफी रिसर्च के बाद इसे तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगा। लोहे, लकड़ी, कांच और 14 ड्रम की मदद से इसे तैयार किया गया। तालाब से लेकर किनारों पर बसे इन आशियानों पर 14 लाख रुपए की लागत आई, जो अब सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। मैं सबको बोलूंगा कि आप आओ, आके एक बार घूम के जाओ, शायद अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा, एक फ्लोटिंग हो रहा है एक घर जैसा, और आप यहाँ पे आओ। रेस्टोरेंट भी है और खाना भी बहुत बढ़िया ही होगा, सुना है। जगह अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा। नक्सलबाड़ी के मोरीजोत इलाके में इस फ्लोटिंग होम स्टे की चर्चा दूर दूर तक हो रही है, जहां सैलानी सिर्फ 1000 रुपए देकर इस फ्लोटिंग होम स्टे का लुत्फ उठा सकते हैं। जयदीन बाग, सिलीगुड़ी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे राष्ट्र रक्षा के उस संकल्प की जिस पर देश मुस्तैदी से डटा है। इससे जुड़ी गुड न्यूज ये है कि सीआरपीएफ को हाई क्वालिटी वाली बुलेट प्रूफ जैकेट मिलना शुरू हो गई है। ये नई बुलेट प्रूफ जैकेट वजन में काफी हल्की है, जिसे ड्यूटी के दौरान जवान आसानी से पहन सकते हैं। ये भी हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की कामयाबी को दर्शाता है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी कंपनी से सीआरपीएफ ने इन जैकेट्स को खरीदा है। वहीं बेंगलुरु में राष्ट्रीय पुलिस के सेमिनार हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने एक सीक्रेट मिशन की तर्ज पर मॉक ड्रिल की, जिसमें खोजी कुत्तों ने अपने कारनामे दिखाए। इस दौरान उन्होंने अपनी कलाबाजी और अलर्टनेस से भी सभी को हैरान कर दिया। शानदार संतुलन, लाजवाब एकाग्रता, कमाल की कलाबा, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को पार कर लक्ष्य तक पहुंचते सीआरपीएफ के सुपर डॉग। यूं ही कोई सुपर डॉग्स नहीं हो जाता है, बल्कि ट्रेनिंग के मैदान में उसे दिन रात तपना पड़ता है। एक योद्धा की तरह खुद को साबित करना होता है, तब कहीं जाकर डॉग्स की प्रतिभा निखरती है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय पुलिस के 9 सेमिनार का उद्घाटन हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने एक सीक्रेट मिशन की तर्ज पर मॉक ड्रिल की शुरुआत की। विषम परिस्थितियों में डॉग्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये सुपर डॉग्स ने अपनी कलाबाजी और अलर्टनेस से साबित कर दिया। इन डॉग्स को भी जवानों की ही तरह बेहद अनुशासित जीवन शैली अपनानी होती है। समय पर उठना, समय पर परेड, समय पर खाना, तब कहीं जाकर तैयार होता है सुपर डॉग। डॉग हैंडलर इन विशेष डॉग्स में खास हुनर विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जोखिम भरे अभियान हो, खोजी मिशन हो, इन डॉग्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, जो दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम होते हैं, जो पलक झपकते ही किसी आतंकी का चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना की ताकत को नई पहचान मिली है। MRSAM मिसाइल को ईस्टर्न कमांड में शामिल कर लिया गया है। DRDO द्वारा बनाई गई इस मिसाइल के जरिए दुश्मन पर घातक और सटीक वार अब किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम को ABHRA के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है इस मिसाइल की खास बातें। देखिए, MRSAM मिसाइल को ईस्टर्न कमांड में शामिल किया गया है। MRSAM मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। इजरायली एरोस्पेस के साथ मिलकर इस पावरफुल मिसाइल को तैयार किया गया है। बिल्कुल, खास बात यह है कि ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। दुश्मन पर घातक और सटीक वार करने में ये मिसाइल पूरी तरीके से सक्षम है। इस मिसाइल की रफ्तार 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी तकनीक इजराइल की घातक बिराक 8 मिसाइल पर आधारित है। इस मिसाइल में 60 किलोग्राम तक हथियार लोड करने की क्षमता है। तो देखिए, जाहिर है कि केंद्र सरकार ने डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए पिछले कुछ सालों में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौके पर कह चुके हैं कि भारत में बने हथियार जब सेना के जवान इस्तेमाल करेंगे तो उनका आत्मविश्वास अब अलग ही स्तर पर होगा। इसलिए मेक इन इंडिया पर भी वो लगातार फोकस कर रहे हैं।
बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी खबर केवल इतना ही नहीं है, एक खबर और है, वो भी आपको बता देते हैं। काफी वक्त से सीआरपीएफ को उच्च स्तरीय मानक बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत थी, जो वजन में काफी हल्की हो, जवानों को ड्यूटी के दौरान उसे पहनने में आसानी हो। गुड न्यूज ये है कि सीआरपीएफ को ऐसे 40,000 बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने की शुरुआत हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं इस बुलेट प्रूफ जैकेट की खासियत क्या है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट को अमेरिका के एनआईजे मानक स्तर से भी बेहतर बनाया गया है। सीआरपीएफ को दी जाने वाली इस बुलेट प्रूफ जैकेट की टेस्टिंग नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की लैब में की गई है। इस जैकेट की सबसे खास बात यह है कि ये बोरान कार्बाइड सिरामिक के सख्त रासायनिक पदार्थ से बनी है, इसलिए ये बुलेट प्रूफ जैकेट अन्य देशों की जैकेट की अपेक्षा में हल्की है, मजबूत है और सख्त है। इसका वजन भी करीब 7 से 9 किलो का होगा। अंदर की ओर इसमें अल्ट्रा पॉलीएथीन पॉलीमर की प्लेट लगाई गई है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के मानकों अनुसार तैयार किया गया है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट खतरनाक स्टील बुलेट को भी झेल पाने में सक्षम है। पहले जैकेट्स में साइड प्रोटेक्शन नहीं होता था, पर नई जैकेट में साइड प्रोटेक्शन होगा। इस जैकेट को 30 सेकंड में पहना जा सकेगा और महज सिर्फ 10 सेकंड में ही आप इसे निकाल सकेंगे। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में 90% सामान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनता है और यही इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बनने से ये सुरक्षा बलों को आसानी से उपलब्ध भी हो सकेगी। इसके मिलने के बाद जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाके और नॉर्थ ईस्ट में सीआरपीएफ की ऑपरेशनल क्षमता में काफी इजाफा होगा। सुरक्षा बलों को ऑपरेशन के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता पड़ती है। अब मेक इन इंडिया के तहत बनने से इस बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने में ज्यादा देरी भी नहीं होगी और आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगी। आत्मरक्षा के बाद अब बात उस जंग की जो एक खिलाड़ी ने जीती है। ये कहानी एक महिला क्रिकेट कोच की है, नाम है जयश्री सरकार। साल 2020 में पता चला कि जयश्री को कैंसर है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। न केवल कैंसर से जंग जीती, बल्कि मैदान पर भी वापसी की। अब वो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में ऑब्जर्वर है और कोच की भूमिका निभा रही है। जयश्री की कहानी सबके लिए एक मिसाल है। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती, मैच का फैसला नहीं होता। और फिर जयश्री सरकार तो क्रिकेट गुरु हैं, ये कैसे हार मान जाती? जयश्री क्रिकेट को ही जिंदगी मानती हैं, पूरी शिद्दत से अपनी दुनिया में रमी थीं, उभरते क्रिकेटर्स को कामयाबी की राह दिखा रही थीं कि तभी कैंसर ने जयश्री की खुशनुमा जिंदगी में सेंध लगा दी। वो साल 2020 में नवंबर का महीना था जब कैंसर मुसीबत का पहाड़ बनकर जयश्री सरकार के सामने खड़ा था। लेकिन इस भीषण बीमारी को भी क्या खबर थी कि जयश्री की दुनिया में हार जैसा कोई शब्द है ही नहीं। मुश्किल वक्त ने कैंसर के रूप में बाउंसर डाला था। एक बारगी जयश्री बैकफुट पर गई जरूर, लेकिन ऐसा हुक्म मारा कि कैंसर चारों खाने चित था। जाहिर है कैंसर को मात देकर जयश्री जिंदगी की बाजी जीत चुकी थी। अब एक नई शुरुआत करनी थी, लेकिन राह आसान नहीं थी क्योंकि शारीरिक रूप से जयश्री काफी कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने भी उन्हें क्रिकेट से दूर रहने को कहा, लेकिन जयश्री के लिए तो ये 22 गज की पिच किसी मंदिर के जैसी है। इसके बगैर जिंदगी की कल्पना करना भी जयश्री सरकार के लिए मुश्किल था। फिर क्या था, अपनों का साथ मिला और क्रिकेट की दुनिया में कोच जयश्री सरकार ने दूसरी पारी शुरू की। ऑपरेशन के पहले जब देखे थे और बाद में अब जब देख रहे हैं तो उसमें सब कुछ सेम है सिवाय ऑपरेशन के, क्योंकि मैम का मेंटल स्ट्रेंथ पहले भी जो था अभी भी वही है। उनका क्रिकेट के लिए पैशन या स्टूडेंट तैयार करने की जो इच्छा पहले भी थी जब हम लोग उनके पास प्रैक्टिस करते थे, अभी भी सेम है। साल 2007-8 में बंगाल के लिए क्रिकेट खेल चुकी जयश्री सरकार आज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की ऑब्जर्वर और कोच है। जयश्री उभरते क्रिकेटर्स को खेल के गुर तो सिखाती ही हैं, इनका खुद का अप्रोच भी इन क्रिकेटर्स को संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। जयश्री मानती हैं कि चाहे क्रिकेट का मैदान हो या जिंदगी का, हालात कैसे भी हों, हार नहीं माननी चाहिए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की जो ऑब्जर्वर की भूमिका है वो भी निभा रहे हैं और फुल फॉर्म में क्रिकेट में लौट के आए हैं और चाहते हैं कि उनके हाथों से जो क्रिकेटर्स आगे बढ़े वो उच्च स्तर पर खेले, इंडिया के लिए खेले, बंगाल के लिए खेले और
अच्छे करे और जीवन में कभी हार ना माने कोई, खेलने से पहले ही और किसी से जूझने से पहले ही। कैमरा में अर्घो घोष के साथ अनिर्बान, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। अगरतला में नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों की दुनिया गुलजार हो रही है। शिल्पकार और चित्रकारों को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल रहा है, जहां आर्टिस्ट अपनी बनाई पेंटिंग्स की न सिर्फ नुमाइश करने लगा सकते हैं, बल्कि उनकी बिक्री करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। खूबसूरत पेंटिंग, अद्भुत मूर्तियों का संग्रह, लकड़ियों पर उकेरी गई कमाल की नक्काशी, शानदार शिल्प कलाओं का संसार। अपने हुनर और कल्पना की उड़ान के बलबूते युवा अपनी कला को धार दे रहे हैं, जिन्हें एक ऐसा मंच मिल चुका है जहां ये न सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी भी संवार रहे हैं। कोलकाता, मणिपुर, असम और त्रिपुरा से अगरतला पहुंचे आर्टिस्ट को निखरने का मौका मिला है, जहां फ्रीलांस आर्टिस्ट दिल खोलकर दिन रात एक कर रहे हैं। इस आर्ट सेंटर में रखी हर कलाकृति बेहद आकर्षक है। यहां कलाकार अपने हुनर का जी खोलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई लकड़ी पर शानदार स्कल्पचर बनाकर अपनी कला दिखा रहा है, तो कोई गीली मिट्टी से निर्जीव किरदार को गढ़ने में जुटा है। कुछ जो मतलब डेली लाइफ में कुछ जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ, वो सब चीज़ों को मिला के मैं कम्प्लीटली वो सब कुछ छोटा छोटा कुछ मुद्दा है, वो सब भी मैं थोड़ा पॉलिटिकली वो चीज़ को अपने काम में इन्वॉल्व करता हूँ। वो सब लेके एक कंप्लीट एक काम में रेडी करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने से पहुंचे कलाकारों को ऐसे ही एक मंच की तलाश बरसों से थी, जिनके लिए ये ललित कला सेंटर किसी सौगात से कम नहीं, जहां इन्हें इस बात की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं कि इन्होंने कैसी चित्रकारी की है या कैसी मूर्ति बनाई है, बल्कि इन्हें तो बस अपने हुनर को तराशना है। आर्टिस्ट हूँ और फ्रीलांस आर्टिस्ट बेसिकली स्टूडियो बेस्ड काम करता है, तो मैं स्टूडियो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है। लास्ट अप्रैल में हम लोगों का स्टूडियो ओपनिंग हुआ, तो मैं तब से काम कर रही हूँ अभी तक। ललित कला सेंटर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ फ्रीलांस काम करने वाले कलाकारों को अपनी कला की कीमत भी मिलती है। इस प्रदर्शनी में शोकेस पेंटिंग्स और मूर्तियों की न सिर्फ सराहना की जा रही है, बल्कि उनकी बिक्री भी हो रही है, जिसका उन्हें सीधा फायदा मिलता है। हम यहाँ पे महीने में 2 काम करके हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है और इसके बेसिस में हमको एक अमाउंट मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ आर्टिस्ट को स्टूडियो बेस्ड काम मिलता है। ललित कला सेंटर हो जाने से नॉर्थ ईस्ट की पारंपरिक कला को नई दिशा मिल चुकी है। अगरतला से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के पीड़ित अब अवसाद के शिकार हो रहे हैं। बच्चों के कोमल दिलो दिमाग पर इस त्रासदी का बहुत गहरा असर पड़ा है। बच्चों को इस अवसाद से निकालने के लिए कुछ लोग तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। तुर्की के एक राहत कैंप में एक शख्स जोकर का गेटअप लेकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा है, ताकि बच्चे सदमे से बाहर निकल सकें। हाथ में गिटार लेकर बाल सुलभ भाव भंगिमाएं बनाने वाले ये शख्स मेहमन सहीन है। सहीन को ये डैमेज गिटार 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप से हताय प्रांत में जमींदोज हुई एक इमारत के मलबों से मिला, जिस गिटार पर विनाश की नामुराद दास्तां अंकित थी। उस गिटार को इन्होंने प्रेम और खुशियां बांटने का यंत्र बना दिया। गिटार के तारों पर सहीन की उंगलियां बेशक 7 सुरों के व्याकरण के मुताबिक न चल रही हो, लेकिन भूकंप प्रभावित नौनिहालों को अवसाद के अंधेरे से निकालने का नया व्याकरण जरूर गढ़ रही है। विनाशकारी भूकंप के बाद हताय प्रांत के इस राहत कैंप में सहीन अवसादग्रस्त बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सहीन ने अपनी ओर से राहत और बचाव कार्य में भी पूरा सहयोग किया है। Enkaz alanlarında çalışırken 5 gün boyunca tek bir binada bütün canlı veya ölü olarak
kurtardığımız birçok insan oldu. Bir dairede bu gitarı çıkardık ve sahibine ulaşamadık. Onlar da daha sonrasında komşular aracılığıyla bu gitarın sahibine ulaştık. Onlar da bize dediler ki biz bu daireden hiçbir şey almak istemiyoruz. Siz çocuklara yönelik etkinlikler yapacaksanız lütfen orada kullanın. Bu başka çocuklara neşe olsun dedi. भूकंप पीड़ित गिटार ओनर की दर्द भरी ये सलाह मेहमन सहीन के दिल को छू गई। वो इस डैमेज गिटार को लेकर भूकंप पीड़ितों के लिए बनी टेंट सिटी में आ गए। यहाँ अपना मेकअप एक जोकर की तरह किया और फिर बच्चों के बीच पहुंचकर उनकी पसंदीदा धुन बजाने लगे। एक पखवाड़े से सिर्फ और सिर्फ विनाश, दर्द और पीड़ा के एम्बियंस में जी रहे टेंट सिटी के अभिशप्त बच्चों ने अपने बीच जब मस्खरे को देखा तो भूकंप की विभीषिका में खो चुका उनका बचपन फिर से पल्लवित पुष्पित हो गया। टेंट सिटी में पसरा एक पखवाड़े का मातमी सन्नाटा अचानक बच्चों के खुशनुमा कोलाहल में तब्दील हो गया। Buradaki hedefimiz tabii öncelikle dayanışma sağlamak. Yani çünkü burada çok ağır bir travma yaşandı ve üst üste tekrar eden travmalar yaşandı. Büyük kayıplar yaşandı. Bu tür büyük kayıplar ve acılar yaşandıktan sonra kişilerin ruhsal olarak ona dokunabilmenin en öncelikli yolu aslında bir dayanışma sağlamak. Bir başkasının, ötekilerin, diğer insanların onların acılarının görebildiğini görmek. İyileşmenin ilk yolu aslında ancak böyle olacaktır. इसमें कोई संदेह नहीं कि तुर्की के लोग भूकंप की भयावह त्रासदी के नाकाबिले बर्दाश्त पीड़ा झेल रहे हैं। ये ऐसा दर्द है जिसे ताउम्र भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों का कोमल मन तो इस त्रासदी के बाद पूरी तरह छलनी है, लेकिन हर दर्द की दवा होती है। मेहमन सहीन और सहाबेटीन सिटीन जैसे लोग विनाश के सहाय क्षितिज पर सुनहरी सुबह का उजाला बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम नौनिहालों के लिए उनका ये प्रयास बेहद कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।